नमस्कार बच्चों। आज 10th क्लास के स्टूडेंट से बातचीत कर रहा हूँ मैं। हम लोगों ने ये जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, इससे पहले सबसे फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड फेडरलिज्म था, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और उनके जो सब्जेक्ट हैं किस किस लिस्ट में हैं, वो सारा हम लोग डिस्कस किया था। थर्ड चैप्टर हमारा डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी था, और ये फोर्थ इसके बाद जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इस चैप्टर में जो मेन 3 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो है ये है कि जो सामाजिक विभाजन होता है वो किन किन मुख्य रूप से बिंदुओं पर आधारित होता है। तो पहला जो सामाजिक विभाजन होता है वो लिंग पर आधारित होता है, दूसरा सामाजिक विभाजन धर्म पर आधारित, और तीसरा जो सामाजिक विभाजन होता है सोशल डिस्ट्रीब्यूशन सोशल, वो होता है जाति पर आधारित। तो जाति पर आधारित जो विभाजन है उसमें हम लोग 2 मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। एक तो जाति में राजनीति और दूसरा राजनीति में जाति। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर प्रारंभ होता है। तो इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट है हम लोगों का, सामाजिक विभाजन, लिंग पर आधारित सामाजिक विभाजन। श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का लैंगिक विभाजन का मतलब होता है कि जो घर के सारे काम हैं वो महिलाएं करती हैं, और बाहर के जो काम हैं वो पुरुषों की देखरेख में होता है। सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो जो लड़की होती है परंपरा अनुसार उसको वो जो खेलती है, गुड़ियों से खेलती है, उसको खेलने के सामान में किचन का सामान कुछ ले आके दिया जाता है छोटा छोटा, और जो लड़का होता है उसको उसकी रुचि के अनुसार दिया जाता है। लेकिन अब इसमें परिवर्तन आ रहा है। तो इस तरह का जो विभाजन होता है उसको श्रम लिंग के आधार पर विभाजन किया जाता है। अब जो देखने में आता है कि जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, उनका शिक्षा का स्तर अच्छा हो रहा है, वैसे वैसे वो अपने उनकी रुचियों में परिवर्तन दिखाई देता है। अपने अधिकारों के लिए वो काफ़ी जागरूक हो चुकी हैं, और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने प्रारंभ किए हैं। समाचार पत्रों में लिखना शुरू किया है, मैगजीन्स में लिखना शुरू किया है। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरे विश्व में, ऐसा नहीं केवल भारत में, पूरे विश्व में ऐसा एक परिदृश्य दिखाई देता है। और इस प्रकार के जो आंदोलन होते हैं, जो महिलाओं से संबंधित आंदोलन या महिलाओं को अधिकार दिलवाने से संबंधित आंदोलन, उसको नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। लिंग के आधार पर जो विभाजन है वो हमें समाज में हर जगह दिखाई देता है। जैसे एक ही प्रकार के कार्य करने वाले महिलाओं पुरुषों के वेतन में या मजदूरी में अंतर दिखाई देता है। डॉक्टर या डॉक्टरी के पेशे में महिला और पुरुष दोनों हैं, तो मेरा अनुभव यह है, मैंने देखा है स्पष्ट रूप से कि जो पुरुष डॉक्टर है उसकी फ़ीस अधिक होती है, जो महिला डॉक्टर है उसकी फ़ीस कम होती है। ऐसा मेरा अनुभव आया है, एक ही परिवार के अगर दोनों हैं तो। और कहीं कहीं पर ये कम भी दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा की प्रति जागरूकता बढ़ रही है, वो देखने में आया है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से शिक्षा के क्षेत्र में आगे निकल रही हैं। वर्तमान में जो भारत में महिला साक्षरता दर है वो 70.3% है। लेकिन अभी भी ये जो विश्व साक्षरता दर है, जो औसत महिला साक्षरता दर है विश्व की,
86.3 उससे काफ़ी कम हैं, हम उससे काफ़ी पीछे हैं और इससे ही केवल हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी स्थिति ये देखते हैं कि जब उच्च शिक्षा में लड़कियों को भेजने का समय आता है तो सामान्य रूप से भेदभाव होता है। लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है कि हाँ, लड़कों को जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भेजा जाए। लड़कियों के बारे में थोड़ी सी विचारधारा ये होती है, अरे ठीक है, काम भर पढ़ाई लिखाई करवा के और इसका विवाह करवा दो। लेकिन अब समाज जागरूक हो रहा है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में भी धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही कि नहीं, लड़का या लड़की दोनों को अच्छी पढ़ाई करवानी है। तो ऐसा एक देखने में ध्यान में आता है। तो इस तरह से ये विभाजन समाज के अंदर दिखाई देता है। अगला है जो लिंग की बात करते हैं हम लोग, जो लिंगानुपात है वो अभी भी इतनी जागरूकता के बाद भी कुछ राज्यों में बहुत ही कम है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक अधिक है 972 और सर्वाधिक कम हरियाणा में 834। ये जो अपने राज्य क्षेत्र हैं, अभी भी लोगों की अवधारणाएं प्राचीन ही हैं कि देखने में आता है कि जब किसी बिटिया का जन्म होता है परिवार में तो वो खुशी व्यक्त नहीं करते हैं लोग, ऐसी खुशी व्यक्त करने वाले कम लोग हैं। लेकिन जब वहीं पर एक लड़के का जन्म होता है, पुत्र का जन्म होता है, तो बड़ी खुशी व्यक्त करते हैं और उसके समारोह के लिए भले ही उन्हें कर्जा लेना पड़े, समारोह में काफ़ी खर्च करते हैं। तो ये एक लैंगिक विभाजन ही दिखाई देता है। अगर हम लोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भी महिलाएं अभी बहुत पीछे हैं। हालांकि धीरे धीरे ये हिस्सेदारी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी भारत की विधायिका में बहुत कम प्रतिशत है और इतना कम प्रतिशत है कि जो विश्व में 193 देशों की सूची में भारत 153वें स्थान पर है और ये स्थिति बहुत ही शोचनीय है। लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारे यहाँ संसद चल रही है, 17वीं संसद चल रही है, उसमें जो महिलाओं की हिस्सेदारी है, महिला सांसदों ने 3 अंकों में अपना स्थान प्राप्त किया है। अभी तक 2 अंकों में ही सिमटी हुई थी वो संख्या, लेकिन पहली बार भारत में भारतीय संसद ने महिलाओं की दृष्टि से, महिला सांसदों की दृष्टि से शतकीय उपलब्धि प्राप्त की है और उसमें उनकी संख्या राज्यसभा लोकसभा मिलाकर 103 हो गई है। ये तो जो पुस्तक में देख रहे हैं ये पुराना डाटा है, लेकिन मैंने कुछ नया डाटा आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है और उसमें ये है कि भारतीय राजनीति में जो महिलाओं की भागीदारी है वो 12% लगभग। भारतीय लोकसभा में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो 14% है और अभी जो इस समय वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है उसमें महिला सांसदों की संख्या 78 है और राज्यसभा में महिलाओं की जो भागीदारी है वो 11% है। जो मंत्रिमंडल है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 5.8% है। ये मैं भारत की दृष्टि से कह रहा हूँ आप लोगों को। और संसद में महिला सांसदों की कुल संख्या 103 है, यानी भारत ने पहली बार महिला सांसदों की दृष्टि से शतकीय उपलब्धि अर्जित की है और इस उपलब्धि को भारत को किसी न किसी रूप में
महिलाओं को जागरूक करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए, मेरा यह मानना है। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वो धरातल पर बहुत कम दिखाई देता है। जैसे भारतीय संसद में या लोकसभा में जब भी चुनाव आता है तो महिला बिल की बात की जाती है कि लोकसभा में महिलाओं को इतनी हिस्सेदारी दी जाए, राज्यसभा में इतनी हिस्सेदारी दी जाए, लेकिन अंततोगत्वा जब संसद में वो बिल आता है तो पास नहीं हो पाता है, महिला बिल जिस नाम से जानते हैं हम लोग। हाँ, ये ज़रूर हुआ है भारत में कि पंचायती राज के अंतर्गत स्थानीय सरकारों का जब चुनाव होता है, पंचायतों का, नगर पालिकाओं का, तो उसमें 33% महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित कर दिया गया है। और इसके कारण से भारत में ग्रामीण और शहरी जो निकाय का जो निर्वाचन होता है उसमें महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। लेकिन हमें यहीं पर नहीं रुकना होगा, हमें इस चीज़ को अपनी लोकसभा और राज्यसभा तक पहुंचाना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से जो विभाजन था, जो डाटा था, वो मैंने आप लोगों को बताया। इसमें मैंने डाटा दिया भी है, आप लोग अलग से भी देख सकते हैं। अब जो अगला आता है विभाजन, वो धार्मिक आधार पर विभाजन। गांधी जी अक्सर कहा करते थे धार्मिक विभाजन को लेकर, उनका कहना था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि धर्म जो राजनीति है वो धर्म के अनुसार चलनी चाहिए। अगर आदमी अपने धर्म का पालन करता है तो जो राजनीति है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। लेकिन ऐसा गलत है, ऐसा नहीं, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। अगर इस समय के डाटा उठा के देखे जाए तो इसमें कुछ और मिल सकता है। अगला है महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। ये सही बात है, हर धर्म के अलग अलग नियम बनाए गए हैं, उसमें महिलाओं की अलग अलग स्थिति है। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उसमें बदलाव करने चाहिए। और इसी आधार पर वर्तमान सरकार ने जो मुस्लिम धर्म में जो 3 तलाक की प्रथा है उसको समाप्त करने के लिए कानून पास किया, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए। ये सही मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं और महिलाओं की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक है, उनकी स्वतंत्रता की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक है। इनको समाप्त करके महिलाओं को आगे बढ़ने का हमें अवसर प्रदान करना चाहिए। अगला आता है सांप्रदायिकता। ये विषय जो चल रहा है बहुत ही खतरनाक है, जल्दी समझ में नहीं आता, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सांप्रदायिकता क्या है आखिर? सांप्रदायिकता की शुरुआत वहीं से होती है जब एक धर्म अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, बाकी धर्मों को बेकार समझता है। अर्थात समस्या वहाँ से प्रारंभ होती है जब किसी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया जाता है। लेकिन हम तो वर्तमान में देखते हैं कि भारत के अलावा उसके पड़ोस में भी सभी देशों में जो एक धर्म विशेष को ही राष्ट्रीय धर्म घोषित किया गया है। जितने हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, देश हैं, उनमें सब में जो है धर्म को ही राष्ट्रीय धर्म घोषित किया, इस्लाम को ही। उधर हम पश्चिमी देशों में देखें तो जो ईसाई है धर्म, उसको जो है राष्ट्रीय धर्म घोषित किया गया है। भारत को ही धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है। उसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे जब टॉपिक आएगा। तो इस दृष्टि से जब एक धर्म के विचारों को दूसरे श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है, इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है।
राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। राजनीति को धर्म से जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। इस तरह से यानी जब कोई देश अपना किसी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर देता है और उसको सब पर थोपने की कोशिश करता हो, तब तो विकट स्थिति आ सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि जब किसी देश का कोई धर्म राष्ट्रीय धर्म हो, ये तो ठीक है, लेकिन उसको किसी दूसरे अल्पसंख्यक पर न थोपा जाए, तो वहाँ परिस्थिति विकट पैदा नहीं होगी, वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। इसीलिए इसी आधार पर श्री रामचंद्र जी के राज्य को, शासनकाल को आज तक याद किया जाता है, इसीलिए उसको राम राज्य कहा जाता था। उसमें सभी को अपने अपने मत और विचार मानने की स्वतंत्रता थी। सांप्रदायिक राजनीति इसी सोच पर आधारित है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, यानी धर्म ही केवल देश से बड़ा धर्म को माना जाता है, वहीं से सांप्रदायिकता प्रारंभ होती है। जब देश से बड़ा धर्म को नहीं माना जाएगा तो सांप्रदायिकता नहीं हो सकती, और ऐसा वर्तमान परिदृश्य में देखने में आता है। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेईमानी होती है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होते हैं और उनमें टकराव भी होता है। निश्चित रूप से अलग अलग धर्मों के लोगों के विचार समान नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी जीवन शैली अलग होती है, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग होती हैं, उनके विचार अलग होते हैं, उनकी जो श्रद्धा केंद्र है वो अलग होते हैं, उनकी निष्ठाएं अलग होती हैं। लेकिन इतना तो सब ठीक है, चलेगा। लेकिन जब धर्म को देश से ऊपर माना जाने लगता है तो वहीं पर कठिनाई पैदा होती है, वहीं से टकराव की स्थिति प्रारंभ होती है। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण करती है, उसको आइए देखते हैं हम लोग। पहला है सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में दिखती है। कैसे? इनके धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के बारे में बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। ये चीज़ें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि हमारे अंदर ही बैठी होती है। दूसरा बिंदु कहता है सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। हाँ, लोग ये सोचते हैं कि हमारे धर्म के लोग ही इस यहाँ पर स्थापित हो जाएं, बाकी दूसरे किसी धर्म के लोग स्थापित न हो। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है, और जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। लेकिन ऐसा भारत में देखने में आता है, पाकिस्तान में देखने में नहीं आता है। पाकिस्तान में तो अल्पसंख्यकों को समाप्त कर दिया गया, वो केवल 1 से 1.5% ही रह गए हैं। ऐसा भारत में दिखाई देता है, और ये जो बंटवारा हुआ भारत का वो इसी आधार पर हुआ है। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसके अंतर्गत धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं, उनकी भावनात्मक अपील, जिसको फतवा कहा जाता है, अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग किया जाता है। ये सारे सामान्य बातें हैं। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है, जैसा कि भारत पाकिस्तान विभाजन के समय में हुआ था। तो ये सांप्रदायिकता के आधार पर ये सारा कुछ होता है। अगला आता है धर्मनिरपेक्ष शासन। अभी हमने पढ़ा सांप्रदायिकता कब प्रारंभ होती है, जब कोई देश, जब कोई राष्ट्र किसी धर्म विशेष को अपना राष्ट्रीय धर्म बना लेता है। और धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है कि उस देश में सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता होती है
और उस देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है। इस रूप में भारत ही जाना जाता है और उसकी दुर्गति देख रहे हैं आप लोग। तो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता है। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया है। जबकि श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विरुद्ध भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। सभी को समान स्वतंत्रता है। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। अगला है, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। ये भी अच्छा है। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे यह छुआछूत की अनुमति नहीं देता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा पर नहीं है, यह हमारे संविधान की मूल आत्मा है। जब हमारे देश का संविधान तैयार हो रहा था तो वहाँ पर हमारे संविधान को धर्मनिरपेक्ष संविधान के रूप में बनाया गया और अपने देश को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया। तो ये धर्मनिरपेक्षता। अब आते हैं हम जाति पर आधारित विभाजन, जातिगत असमानताएं। देखिए, सामान्य रूप से हम सभी लोग जानते हैं, हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये जातिगत असमानताएं दिखाई देती हैं। हाँ, उसका जो स्तर है वो अलग अलग है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अधिक दिखाई देती है आज भी, शहरी क्षेत्रों में कम दिखाई देती है। उसके कई कारण हैं। शहरी क्षेत्रों में कुछ शिक्षा का स्तर बढ़ा हुआ है, अधिक है। दूसरा, शहरी क्षेत्र में इन सब बातों पर ध्यान देने के लिए किसी को फुर्सत नहीं है। सभी अपनी रोजी रोटी, अपने जीविका निर्वाह में संघर्षरत है और उसी पर उनका विशेष ध्यान रहता है। लेकिन जाति पर जो आधारित विभाजन है वो अधिकांश रूप में अपने यहाँ दिखाई देता है। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि केवल भारतीय समाज में ही दिखाई देता है, विश्व के अन्य देशों में भी दिखाई देता है। हाँ, ये हो सकता है कि इसका जो प्रतिशत हो हमारे यहाँ अधिक हो। दूसरी तरफ जो जातिगत व्यवस्था है वो कोई बुरी नहीं है। जो भगिनी निवेदिता थी, उन्होंने शायद मुझे ध्यान में आ रहा है, उन्होंने कहा था कि जो जातिगत व्यवस्थाएं हैं भारत में ये बहुत अच्छी हैं अगर इसको विकृत न किया जाए तो। प्राचीन काल में ही एक वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। उस वर्ण व्यवस्था के आधार पर कर्म के आधार पर वो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी कि भाई जो ब्राह्मण है वो शिक्षा देने का काम करेगा, क्षत्रिय है रक्षा करने का काम करेगा, वैश्य है व्यापार का काम करेगा, शूद्र है सेवा का काम करेंगे। तो बाद में आगे चल के जो है इसमें कर्म के आधार पर जातियाँ बनती चली गई। जो लोगों ने काम किया वो धीरे धीरे, और वर्तमान में जो है किसी भी जाति विशेष का होने के बावजूद भी लोग कोई भी किसी भी तरह का व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र हैं और कर रहे हैं। और उस समय के समाज सुधारकों ने, जो हमारे महापुरुष रहे, समाज सुधारक रहे, उन्होंने इन जातिगत जो भेदभाव है, छुआछूत है, इनको समाज से इस बुराई को दूर करने का बहुत ही प्रयास किया और उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही भारत की जातिगत संरचना और जाति व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन आया। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता, शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, गांव में जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव, ये सारा कुछ उसका परिणाम है जो हमारे महापुरुषों और समाज सुधारकों ने किया।
लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि भारत से जाति जो प्रथा है वो समाप्त हो गई है। मैं पहले भी मैंने जैसा कहा कि किसी न किसी रूप में आज भी वो विद्यमान है, लेकिन जो भेदभाव वाली बात है, छुआछूत वाली है, उसमें काफ़ी कमी आई है। और चाहे वो सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण हो, या शिक्षा का स्तर बढ़ने के कारण हो, या लोगों में जो सूझबूझ है वो जो बन रही है उसके कारण हो, ये सारे कारण हैं जिसके कारण से इसमें कमी आई है। अब अगला टॉपिक है हमारा राजनीति में जाति। जैसे हम लोगों ने सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ा कि उसमें एक ही धर्म श्रेष्ठ है बाकी सब बेकार, वैसे ही जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत भी कुछ जातियां ऐसी हैं जो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानती हैं, बाकी सबको निम्न, ऐसा कुछ चिंतन रहता है इसमें। जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति कैसे दिखाई देती है उसके कुछ बिंदु यहाँ दिए हुए हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। हम लोग देखते हैं आजकल बिहार में चुनाव चल रहा है, या भारत के कई राज्यों में उपचुनाव चल रहे हैं। तो जब उस चुनाव के अंतर्गत जब उम्मीदवार घोषित करने की बात आती है, पार्टियां जो अपना उम्मीदवार बनाती हैं, तो उस उम्मीदवार के बारे में ये चिंतन करती हैं कि भाई ये उम्मीदवार किस जाति का है, या वो जो क्षेत्र है जहाँ पर चुनाव है वहाँ पर किस जाति विशेष का बाहुल्य है, अधिक संख्या में कौन सी जाति है, उस जाति विशेष का उम्मीदवार बनाने का प्रयास करती है हर पार्टियां। अगला है राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं, भले ही उसका परिणाम दुष्परिणाम मैं कहूँगा समाज को भुगतना पड़ता है बाद में। जैसे मंडल कमीशन था, कमंडल कमीशन था, ये सारी कुछ उसी समय की देन है। अगला है सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। अभी आज मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य मैंने पढ़ा। उसमें उन्होंने कहा कि आज का जो बिहार है वो आज से 10 साल पहले बिहार से काफ़ी अच्छा है, जब लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता था, उनके वोट डालने से पहले ही वोट उनके पड़ जाते थे और बूथों पर जाकर कब्जा कर लिया जाता था। लेकिन आज स्थिति उससे काफ़ी भिन्न दिखाई देती है। तो ये सारा जो है चुनाव के समय में सभी पार्टियां जो है जाति विशेष को एक तरह से जागरूक करने का भी काम करती हैं मेरे विचार से चुनाव के समय में, कि नहीं तुम्हें भी एक एक व्यक्ति को वोट देना है, एक एक व्यक्ति को घर से निकालना है, आपका वोट बहुत ही अमूल्य है। इस तरह से बात करके तो लोगों के जागरूकता आई, और आज तक जो लोग वोट नहीं डाल पाते थे, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते थे, वो पूरी तरह से अब अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम हो रहे हैं और करते हैं। इसके कारण से जो राजनीतिक परिदृश्य वो काफ़ी बदला हुआ है। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार ऐसा लगता है कि जो निर्वाचन है वो जातिगत आधारित है, जिसकी जाति की संख्या अधिक होगी वही निर्वाचित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज का जो वोटर है वो पहले से बहुत अधिक जागरूक हो चुका है, भले ही वो अशिक्षित हो, लेकिन वो जानता है कि मुझे किस व्यक्ति को वोट देना है। कहता सभी को है कि हाँ जी आपको ही वोट देना है, लेकिन वो वोट देने से पहले वो इस बात को जरूर ध्यान में देता है कि जो हमारा उम्मीदवार है किस पार्टी से संबंधित है, राष्ट्रीय पार्टी से संबंधित है या क्षेत्रीय पार्टी से संबंधित है, शिक्षित है कि अशिक्षित है, बदमाश है, गुंडा है, मवाली है या शरीफ है, शिक्षित है कि नहीं, है ना, हमारे बीच का है कि नहीं, वो हमारे क्षेत्र का विकास कर पाएगा कि नहीं, उससे हमारी विचारधारा मिलती है कि नहीं।
सबसे बाद में वो देखता है कि हाँ वो हमारी जाति का है कि नहीं। तो इस दृष्टि से ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन केवल जातियों का खेल है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा होता है लेकिन उसका कोई लाभ दिखाई नहीं देता है। तो जब सभी पार्टियां उसी जाति विशेष का उम्मीदवार खड़ा करेंगी तो फिर ये बात ही खत्म हो जाती है कि जो चुनाव है वो केवल जातियों का खेल है। कई बार जो जातिगत आधार पर पार्टियों का निर्माण हुआ उनको बाद में चलकर अपनी विचारधारा को बदलना पड़ा। जैसे बसपा बहुजन समाज पार्टी जिसकी प्रमुख सुश्री मायावती जी हैं, इस पार्टी का जो उदय हुआ था वो अनुसूचित जाति और जनजाति पार्टियों को लेकर हुआ था, लेकिन बाद में इस पार्टी के प्रमुख व्यक्तियों को लग गया कि केवल हम इन जातियों को लेकर ही राजनीति नहीं कर सकते हैं, सरकार नहीं बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने तथाकथित अन्य जातियों को भी अपने पार्टी में जोड़ने का प्रयास किया, जोड़ा। उन जातियों के लोगों को भी अपने यहाँ उच्च पदों पर किया और फिर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देकर उसको प्रारंभ किया। तो इस तरह से राजनीति में जाति दिखाई देती है। अब अगला टॉपिक आता है हमारा जाति के अंदर राजनीति। जाति के अंदर राजनीति क्या है भाई? राजनीति में जाति क्या भूमिका होती है, पर इसका मतलब ये नहीं जाति और राजनीति भी सिर्फ एक तरफा संबंध है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती हैं। कैसे? हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, तो इसके लिए पहले उसे अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। हर जाति के अंदर बहुत सारे गोत्र भी होते, तो उसमें कहा था भाई ये गोत्र बड़ा है, ये गोत्र बड़ा है, ये गोत्र सबसे छोटा है। ऐसा नहीं है कि केवल अलग अलग जातियों के अंतर्गत ही भेदभाव है, जाति के अंदर भी भेदभाव की स्थिति होती है। तो फिर जब वो जातिगत समूह अपने को बड़ा बनाना चाहता है तो उन सभी को साथ लेने की कोशिश करता है और अपने समूह को, जाति के समूह को बड़ा बनाने का प्रयास करता है। क्योंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती, इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए क्या करेगी? दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है और इस तरह उनके बीच संवाद होता है, मोल तोल होता है। जैसे अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। राजनीति में एक बात समझ लें आप लोग कि राजनीति में कोई किसी का शत्रु नहीं होता है, कोई किसी का मित्र नहीं होता है। बस समय के अनुसार सभी मित्र भी हो जाते हैं, सभी शत्रु भी हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में बसपा भाजपा की कभी कट्टर शत्रु थी, लेकिन बाद में भाजपा के साथ मिलकर उसने सरकार बनाई। फिर सपा से उसकी कट्टर दुश्मनी हुई, व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई, लेकिन पिछले चुनाव में आपने देखा कि बीजेपी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा एक साथ हो गए। अब फिर चुनाव के बाद जब उनको सफलता नहीं मिली तो फिर अब दोनों अलग हो गए। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं राजनीति में, न तो कोई किसी का स्थायी रूप से मित्र है और न स्थायी रूप से शत्रु। कुल मिला के जो जातिगत राजनीति है उसमें
दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति अब पैदा हो गई है। इसलिए सभी पार्टियों के नेता इन सभी को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहते हैं ताकि इनको भी अपने साथ लिया जा सके। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। अगर ऐसा है तो वो गलत है। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज़्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। कई बार जातिगत तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए जातिगत आधारित राजनीति करने से बचना चाहिए और हर पार्टियों को जाति विशेष से संबंधित चुनावी मुद्दा न बनाकर चुनावी मुद्दा विकास को बनाना चाहिए, भ्रष्टाचार को बनाना चाहिए, रोजगार को बनाना चाहिए, शिक्षा को बनाना चाहिए और वर्तमान सांसदों की क्रियाओं को बनाना चाहिए। तो इस तरह से कुछ ऐसे मुद्दे निकाल कर लाना चाहिए जो आम जनता को प्रभावित कर सके, जिससे आगे आने वाली जो सरकार, जो चुनी जाने वाली सरकार है, वो इस तरह की बने कि उससे देश का विकास होना चाहिए। देश का विकास होगा तो उसका लाभ आम नागरिक तक को मिलेगा। ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मेरा मानना है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है हमारा जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये समाप्त हुआ। इसमें कुछ थोड़ा सा डाटा मैंने दिया है आप लोगों को। जो पुस्तक में पुराना डाटा है, इसमें मैंने नया डाटा आप लोगों को भेजा है, जो मैं आप लोगों को बीच में बता रहा था। इसमें अलग से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। इस चैप्टर का अलग से मैंने कोई PDF इसके लिंक में नहीं दिया है, उसमें कोई क्वेश्चन आंसर मैंने बनाकर नहीं भेजा है, इसलिए कि अब तक मैंने ऐसा किया है। अब आप लोग इतने अभ्यस्त हो चुके हैं, क्वेश्चन आंसर नए नए बनाना आप लोगों के अभ्यास में आ चुका होगा। तो आप लोग कुछ ऐसा प्रयास करें जिससे कि क्वेश्चन आंसर आप लोग बना सकें। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्सरसाइज बेस्ड अब एग्ज़ाम नहीं होगा, नॉलेज बेस्ड होगा। इसके लिए आप लोग अगर चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तभी किसी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि लाइन बाय लाइन पढ़ना। कहीं किसी को दिक्कत आती है अपने दोस्तों को, तो मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट्स करें, मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए 24 आवर्स उपस्थित हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।